नमस्कार साथियों। कंचनजंगा पत्रिका समूह के इस लाइव प्रसारण में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आप सब को विदित है कि कंचनजंगा पत्रिका विगत कई वर्षों से निरंतर इस क्षेत्र के, खासकर पूर्वोत्तर भारत के साहित्यकारों पर एक व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन करती आ रही है। और उस कड़ी में आज सानू लामा स्मृति व्याख्यानमाला में हमारे बीच हैं डॉक्टर जयंत कुमार बर्मन जी। मैं उनका आज इस लाइव प्रसारण में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सब कंचनजंगा पत्रिका के बारे में परिचित ही हैं। कंचनजंगा पत्रिका पूर्वोत्तर भारत की बेहद चर्चित एवं महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका है, जिस पत्रिका ने इस क्षेत्र की, पूर्वोत्तर भारत की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के साहित्य एवं यहाँ की भाषा के विकास के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। और इस कड़ी में हम ये देखते हैं कि सिक्किम की बेहद महत्वपूर्ण साहित्यकार सानू लामा जी पर यह व्याख्यानमाला आयोजित हुई है। मैं इस पत्रिका के और इस कंचनजंगा फेसबुक समूह के संयोजक आदरणीय डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में यह पत्रिका हमारे इस क्षेत्र के साहित्यकारों पर इतनी महत्वपूर्ण आयोजन कर रहे हैं। साथियों, सिक्किम की बेहद चर्चित लेखक सानू लामा से सिक्किम और इस क्षेत्र के लोग परिचित हैं। जो लोग सिक्किम के बाहर हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए मैं सानू लामा के बारे में संक्षेप में उनका विवरण यहाँ पेश करना चाहूंगा। सानू लामा, जिनका मूल नाम गदुल सिंह लामा था, वे नेपाली साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, कथाकार एवं अनुवादक थे। भारतीय साहित्य और नेपाली भाषा के संवर्धन एवं उसके विकास के में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सन 1993 ईस्वी में उन्हें साहित्य जगत का बेहद महत्वपूर्ण पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। और भारत सरकार द्वारा 2005 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। विगत वर्ष 2025 में इस सानू लामा जी का देहावसान हुआ। वे सिक्किम की सांस्कृतिक एवं साहित्यिक चेतना के एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते थे। सानू लामा पर यह आयोजित इस व्याख्यानमाला में हमारे बीच डॉक्टर जयंत कुमार बर्मन जी हैं। जयंत कुमार बर्मन जी आज सिक्किम के लोक संगीत संरक्षण में 10 प्राण की भूमिका विषय पर अपनी बात रखेंगे। सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय के संगीत विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर जयंत कुमार बर्मन जी सिक्किम अंचल और इस उत्तर बंगाल क्षेत्र में काफी चर्चित नाम है। जो लोग जयंत जी को कम जानते हैं, उनके लिए मैं जयंत जी के बारे में एक संक्षिप्त उनका परिचय आप सबके सामने पेश करना चाहता हूं। डॉक्टर जयंत कुमार बर्मन भारतीय लोक संगीत जगत के एक प्रतिष्ठित नाम है, जिन्होंने विशेष रूप से उत्तर बंगाल और सिक्किम की लोक सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और अकादमिक अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये वर्तमान में सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और संगीत शिक्षा, शोध तथा लोक परंपराओं के दस्तावेजीकरण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। लोक संगीत और लोक नाट्य के क्षेत्र में उनकी गहरी शैक्षिक एवं सृजनात्मक प्रतिबद्धता
उनके लोक शोध कार्य से स्पष्ट होती है। उन्होंने उत्तर बंगाल के लोक नाट्य गीतों पर पीएचडी उपाधि प्राप्त की है, जो लोक साहित्य और संगीत परंपरा के गंभीर अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भवैया लोक संगीत, राजवंशी सांस्कृतिक धारा और उत्तर पूर्व भारत की संगीत परंपराओं के संरक्षण में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने 2019 में राजवंशी इंटरनेशनल हेरिटेज म्यूजियम, जो कूच बिहार उत्तर बंगाल में अवस्थित जिले में, इन्होंने इसकी स्थापना की और 2014 में भवैया संगीत अकादमी और परिषद नाम की एक अकादमी की इन्होंने स्थापना की, जो अकादमिक प्रशिक्षण खासकर का लोक संगीत, भवैया लोक संगीत के संरक्षण और उसको अकादमिक प्रशिक्षण देने के लिए, नई पीढ़ी को उसकी प्रशिक्षण देने के लिए इसकी स्थापना की। डॉक्टर बर्मन एक कुशल संगीतकार, गीत संयोजक तथा लोक संगीत के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने दूरदर्शन सहित अनेक राष्ट्रीय मंचों पर लोक संगीत की प्रस्तुतियां दी हैं तथा विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों में संगीत निर्देशन का दायित्व निभाया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सवों और संगोष्ठियों में उनकी सक्रिय सहभागिता ने भारतीय लोक संगीत की समृद्ध परंपरा में व्यापक पहचान दिलाई है। शिक्षण, शोध, सांस्कृतिक नेतृत्व और लोक धरोहर के संरक्षण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें संगीत और कला के क्षेत्र से संबंधित अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं। ये समकालीन भारतीय लोक संगीत अध्ययन के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में प्रतिष्ठित है। मैं आदरणीय डॉक्टर जयंत कुमार बर्मन जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे आज के इस मंच पर पधारें और अपने विचारों से हम सबको समृद्ध करें। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा कि डॉक्टर बर्मन जी आज सिक्किम के लोक संगीत संरक्षण में 10 प्राण की भूमिका विषय पर अपनी बात रखेंगे। यह जो वो अपनी बात रखेंगे, ये इसको हम 2 हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं, जहां वो अपनी बात रखेंगे, उसके साथ साथ अपनी सांगीतिक प्रस्तुति पर भी देकर, वो अपने उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करेंगे। तो मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर बर्मन जी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। अब ये मंच आपका है सर, डॉक्टर बर्मन। धन्यवाद मनोज विश्वकर्मा जी। और सबसे पहले मैं कृतज्ञता पेश करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ प्रदीप सर को, प्रदीप त्रिपाठी सर को, कि उन्होंने हमें इतना अच्छा बड़ा एक मंच दिया। क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए, एक संगीतकार के लिए कोई मंच छोटा नहीं होता है, क्योंकि कोई जो देखने में छोटा होता है उससे भी बड़ा मंच का मौका मिल सकते हैं। और मेरा अपना अनुभव है कि बड़ा मंच से भी अगर सही से काम ना करे तो वहाँ से भी छोटा मंच पे हम आ सकते हैं। इसीलिए संगीत में कोई सभी बड़ा मंच है। और ये तो एक नेशनल इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है, इसीलिए मैं आभारी हूँ उनके लिए। और कांचनजंगा पत्रिका के जितने लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सबको मेरा धन्यवाद और प्रणाम। और सामने जो दर्शक जो देख रहे, सुन रहे, जो हमारे सिक्किम के हैं, हमारे सिक्किम से बाहर भारत के हैं और दूसरे जगह के हैं, सबको मेरा प्रणाम। मैं पहले ही क्षमा मांगता हूं कि मेरा हिंदी उतना अच्छा लेवल पे नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मेरा अपना बात बोलने के लिए, मैं जो कहना चाहता हूं वो समझाने के लिए कोशिश करूंगा। मेरा बोलने के साथ साथ मेरा उदाहरण भी रहेगा, जैसे मनोज भैया ने बोले हैं, गाना रहेगा, छोटा छोटा करके हम उदाहरण देंगे। और एक बार क्षमा मांगते हैं कि मेरा जो यहाँ सिक्किम के जितने गाना है, ये 2-2, 4-4 लाइन हम उदाहरण पेश करेंगे। उसमें कोई शब्द, कोई सुर, कोई गायकी ढंग में, कोई किसी जगह में कोई खेद आए, कोई गलती हो तो माफ़ कर देना मुझे। और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिन पे वो मेरा करेक्शन हो जाएगा, आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो। क्योंकि ये मेरा 14 साल का अनुभव है और 14 साल
मैं सिक्किम में हूँ और 14 साल से मैं गाना, ये जो गाना संस्कृति ये देख रहा हूँ। अभी देखने का स्थिति में ही हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जानकारी मैं ले लूँ, तो वो जगह अभी तक नहीं आए। और उसके बाद सीखने का बात, वो तो थर्ड पार्ट है। वहाँ तक हमको पहुँचने में और समय लगेगा। तो अभी तक मैं जितना देखा हूँ, उसी का अनुभूति मैं यहाँ शेयर करूँगा। तो इसीलिए भूल-चूक हो जाएगा तो आप क्षमा कर दीजिएगा और मेरा अनुरोध है कि कोई किसी जगह में कोई सुधार करने का जगह है तो हमें सुधार कर दीजिएगा बाद में। तो मैं पहले ये जो हमारा आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक पे मैं सीधा जाता हूँ और सिक्किम के लोक संगीत संरक्षण में 10 प्राण की भूमिका। अब ये 10 प्राण शब्द जो है हमारे संगीत में, ये शब्द परिचित है, पहले से परिचित है। लेकिन यहाँ सिक्किम के लोक संगीत में संरक्षण में, लोक संगीत का संरक्षण में मैं 10 प्राण और 10 अंग हम बोल सकते हैं, इसका चर्चा करेंगे। ये ऐसा है कॉन्सेप्ट कि एक आदमी जैसे हम एक हमारा एक शरीर है, तो इसका एक पूरे कंप्लीट एक आदमी तभी बोल सकते हैं जब हमारा हाथ, पैर, आँखें, कान, सब दिमाग सब सही हो। उसमें से कोई एक अंग अगर गड़बड़ हो जाएगा, हाँ, कोई खराब हो जाएगा, तो हम उसका जो सुविधा है, वो सुविधा नहीं ले पाते हैं और हम पूरे कंप्लीट हम एक आदमी नहीं बोल पाएँगे, मतलब एक शरीर नहीं बोल पाएँगे, कंप्लीट एक शरीर नहीं बोल पाएँगे। तो संगीत में भी हमारा सिक्किम का जो लोक संगीत है, उसमें भी हम मेरा जो अनुभव है, मेरा जो अनुसंधान है, उसमें से हम देखें कि यहाँ कई प्रकार के अंग हम देख पाते हैं। तो उसमें से जो 10 अंग हम चुने हैं, उससे भी ज़्यादा ही होगा, लेकिन हम आज ये आलोचना के लिए, व्याख्यान के लिए हम 10 अंग चुने हैं, वो हम चर्चा करेंगे उसका ही। तो पहला हाँ, जैसे पहला है रीजन, मतलब एक लोक संगीत कौन सा जगह से कौन सा जगह का है, वो बोलने का बात है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक संगीत जब हम सुनते हैं तो पहले हमको दिमाग में आता है ये कहाँ का गाना है, उड़ीसा का गाना है, राजस्थान का गाना है, असम का गाना है, बंगाल का गाना है, सिक्किम का गाना है। तो ये एरिया बहुत ज़रूरी है। तो एक लोक संगीत तभी हम उसको जान पाएँगे जब पहले उसको देखेंगे, उसका रीजन को देखेंगे, वो कहाँ का गाना है। इसीलिए रीजन एक अंग हुआ। ग्रुप ऑफ पीपल और सोसाइटी, लैंग्वेज, नेचुरल एलिमेंट्स, ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स, फूड हैबिट्स, मेलोडी, थीम एंड सिंगिंग स्टाइल, रिचुअल्स, फेस्टिवल डेटीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड रिदम। ये 10 जो पॉइंट्स है, मतलब 10 अंग हम इसको अगर माने, ऐसा कल्पना किया जाए, तो इस तरह हम एक लोक संगीत को अगर देखेंगे तो उसका कहाँ उसका खेद है, खामियां है, कमियां हैं, वो हम ट्रेस कर पाएंगे और उसको सुधार सकते हैं। तो हमारा जो लोक संगीत परंपरा है वो सही से आगे जाएगा, नई पीढ़ी के पास सही से जाएगा और संरक्षण भी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लोक संगीत का चर्चा है, ये जो 10 पॉइंट है, ये 10 अंग है, तो अंग का या तो 10 प्राण का जो आलोचना होगी, इसका मतलब ये नहीं कि इसको जैसे ग्रामेटिकल या तो शास्त्रीय किया जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि ये जैसे कि एक मान लीजिए एक हम बोलते हैं कि फोक सॉन्ग इज द मदर ऑफ अदर, मतलब लोक संगीत दूसरे जो धाराएं होते हैं, सभी धाराओं का माँ है, मतलब जन्मदात्री है। तो हम जब माँ से लेंगे, उसका व्यवहार लेंगे, उसका बातचीत करने का ढंग लेंगे, माँ से प्यार प्यार लेंगे, माँ के हाथ से खाएंगे, तो हम बड़े हो जाएंगे। तब जाके उससे जब लेंगे माँ से, तब हम जब बड़े होंगे, तब जाके दूसरे जगह में हम माँ को सिर्फ स्टडी के लिए नहीं रखेंगे, माँ को हम परिचय कराएंगे। जैसे मैं अभी यहाँ प्रोफेसर हूँ,
तो जैसे यहाँ जॉब करता हूँ तो मैं माँ जब आती है तो हम सबसे मिलाते हैं, ये करना चाहिए। सेम थिंग ये लोक संगीत में भी, लोक संगीत अगर माँ है, लोक माने फोक म्यूजिक इज द मदर ऑफ अदर, सबका ही अगर ये माँ है तो लोक संगीत का जो अनुभूति है, लोक संगीत का जो सुर है, धुन है, सब हम जब लेके हम जब बड़े हो जाएंगे तब जाके लोक संगीत को भी सबके सामने परिचय कराना हमारा दायित्व बनता है। नहीं तो ये खाली खाली शोध का एलिमेंट्स रखने से लोक संगीत धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। शोध जरूरी है। शोध के शोध के आसपास में मतलब शोध के साथ साथ ये लोक संगीत का प्रचार प्रसार और लोक संगीत का जो गठन है, उसका जो मेलोडिक स्ट्रक्चर है, रिदमिक स्ट्रक्चर है, ये सबको थोड़ा सा समय के अनुसार इसको नई पीढ़ी के सामने लाना जरूरी है। उसका एक जैसे मॉडिफाई बोलते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके भी उसको लाना जरूरी है। जैसे लोक संगीत में जो वाद्य यंत्र यूज होते हैं, तो मान लीजिए एक वाद्य यंत्र पहले जैसे बनता था, उस समय नेचुरल रिसोर्सेस जो यूज होता था, मान लीजिए यहाँ के एक टुंगना लोक वाद्य है जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये लोक वाद्य जब बनाते हैं तब शैतान काठ से बनता है। तो अभी शैतान काठ अगर नहीं मिलेगा तो आसपास में जो अवेलेबल काठ मिलेगा उसी से वो बनेगा, तो उसका साउंड का भी परिवर्तन होगा, चेंज होगा। पहले जंतु जानवर का जो जंगल में जो मिलते थे, उसका जो अंदरा है, अंदरा काट के उसको सुखा के उससे तार बनता था। तो अभी वो संभव नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इसीलिए अभी जो बाजार में मिलता है नायलॉन का तार, उसी से इसका तार बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं और बजाते हैं, तो साउंड का भी चेंज हो गया है। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि लोक संगीत में जो इंस्ट्रूमेंट है उसको उसका परिवर्तन होगा, क्योंकि लोक संगीत का परिवर्तन, लोक संगीत के इंस्ट्रूमेंट का परिवर्तन, वाद्य यंत्र का परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता है इसको। ये नेचुरल एक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन इसका जो इंस्ट्रूमेंट पुराना है, उसी इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाई करके अगर बजाया जाए तो वो लोक संगीत का जो धारा है, नदी जैसे धारा, नदी का धारा बहते हैं, उस तरह वो धारा आगे जाएगा। लेकिन उसको अगर चेंज करके, मान लीजिए एक तंबक है, टुंगना है, वो अगर चेंज करके हम दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट उसमें कोई गाना में बजाए जो यहाँ का नहीं है, तो वो लोक संगीत का हानि पहुंचाता है। इसीलिए जरूरी है कि जो लोक संगीत के इंस्ट्रूमेंट है उसको ही मॉडिफाई किया जाए, और नए पीढ़ी जो सुनने के लिए पसंद करेंगे, रिकॉर्डिंग स्टूडियो के आधार पर, मतलब स्टूडियो में जो साउंड एक्रोस्टिक्स के हिसाब से जो साउंड चाहते हैं, वो साउंड का लेवल का इंस्ट्रूमेंट तैयार करें और उसी इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करके बजाए। तो पहला जो फायदा होगा वो है हमारा गाना का जो लोक संगीत का संरक्षण हो जाएगा, वो गाना का फ्लेवर सही से मिलेगा। दूसरा है ये जो बजाने वाला जो वाद्य यंत्र कलाकार जो है, वाद्य यंत्र बजाने वाला, वो उनका भी काम मिलेगा, वो भी बच जाएगा, उनका भी संस्कृति संरक्षण हो जाएगा। नहीं तो धीरे धीरे दूसरा इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होगा तो ये वाद्य यंत्र जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, ये धीरे धीरे अपना जो कला वो छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो हमारा ये लोक संगीत धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता जाएगा। इसीलिए हमारा ये चर्चा आज का है कि ये 10 अंग जो है, ये 10 अंग हम कैसे बचा सकते हैं और उसका मतलब रेनोवेट कर सकते हैं, उसका मॉडिफाई कर सकते हैं न्यू जनरेशन को तक पहुंचाने के लिए। उनको क्योंकि न्यू जनरेशन तक अगर नहीं पहुंचेंगे, उनको अगर अच्छा नहीं लगाएंगे गाना, तो सुनेगा नहीं। तो संगीत का धर्म होता है कि मनोरंजन, अगर मनोरंजित नहीं हुआ नई पीढ़ी, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए वो भी देखना जरूरी है, लेकिन पुराना इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाई करके भी हम कर सकते हैं। ये हमारा आज का आलोचना का विशेष विषय है। अभी यहाँ हम रीजन, पहला जो है हमारा अंग, 10 अंग में, 10 प्राण में पहला प्राण है रीजन। रीजन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो तीस्ता नदी है हमारा सिक्किम से बहते जा रहा है, और शुरू जहाँ से हो रहा है वो चुंगथान से शुरू हो रहा है, और चुंगथान, मंगन, सिंगतम, रंगपो होके सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी होके रंगपुर बांग्लादेश में गया है, और वहाँ लास्ट में जाके चिलमारी बंदर, वहाँ जमुना, ब्रह्मपुत्र में जाके मिल गया है। ये तीस्ता हमारा जो सिक्किम से शुरू हुआ है। तो ये तीस्ता के 2 धार में है, जो गांव बस्ती है, शहर है,
रूरल एरिया, रिमोट एरिया, रूरल एरिया, अर्बन एरिया है, जो भी है वहाँ जो लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ जो संस्कृति चर्चा होते हैं वो थोड़ा-सा हम हाइलाइट करेंगे और साथ-साथ हम जो 10 प्राण का जो है, 10 अंग का जो है उसका भी हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ये हमारा मंगन। मंगन से थोड़ा ऊपर से शुरू होता है और मंगन से जो बस्ती शुरू होता है। तो मंगन का अगर ये तीस्ता को हम पकड़े, अगर एक नदी जैसे शुरू हुआ है और तीस्ता के आसपास में जो बस्ती है, वो बस्ती में जो गाना बजाना होता है, तो मंगन में जो गाना म्यूजिक होते हैं उसका धुन हम सुनेंगे और हम समझने के लिए कोशिश करेंगे एक इलाका उसका महत्व क्या है, भूमिका क्या है एक गाना को प्रचार प्रसार और जन्म देने के लिए। तो एक लेप्चा गाना मैं पेश करूंगा। सिकमरियो आनले छरे, सिकमरियो आनले छरे, सुदु खायो सुगो बामुलेन्छ, सुदु खायो सुगो बामुलेन्छ। सिकमरियो आनले छरे, सिकमरियो आनले छोरे, सुदु खायो सुगो बामुलेन्छ, सुदु खायो सुगो बामुलेन्छ। नांला नोङो, नांला नोङो, नांला नोङो, नांला नोङो, नांला सोत्रे काक्चांगोङमा, सिकमरियो आनले छोरे, सुदु खायो सुगो बामुलेन्छ, सुदु खायो सुगो बामुलेन्छ। कितना सुंदर धुन है। तो ये धुन मंगन, उस जगह में मंगन का बगल में जंगू है, जो गांव है वहाँ जो लेप्चा लोग रहते हैं उनका अपना धुन है। तो ये जो रीजन का बात है, एरिया का बात है, तो उस एरिया में उस जो लोग बैठते हैं, गांव में जो लोग बैठते हैं वहाँ से ये गाना का जन्म हुआ। और तीस्ता नदी के बगल में लोग बैठते हैं, तीस्ता नदी का अनुभूति, उनका जो स्मेल है, उनका जो बेनिफिट्स है, वो लोग फायदापन होते हैं और ये गाना बनते हैं। तो तीस्ता के बगल में जो ये गाना बना, ये एक एरिया को दिखाते हैं कि समझाते कि वो एरिया का गाना है। इस तरह पूरा सिक्किम के जो गाना है वो हम कभी बाहर कहीं जगह में गाएंगे तो लोग सुन के ही समझ जाएगा कि सिक्किम का गाना है। इस तरह एक ये जो एरिया है, रीजन है, इसका बहुत एक बहुत 10 अंग में ये अंग एक था। अभी दूसरा जो है ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब जो जनजाति जनगोष्ठी यहाँ बसवास करते हैं। हम यहाँ सबका तस्वीर नहीं लगा पाए, लेकिन जो मिला हमको अभी उतना ही लगाए हैं। लेकिन और भी कई जनजाति जनगोष्ठी सिक्किम में है, बहुत ही है। लेकिन इसमें खासकर जो हमको मिला वही हम यहाँ उदाहरण देने के लिए कोशिश की है कि एक लोक संगीत के लिए एक जनजाति या तो जनगोष्ठी का जरूरी है, ग्रुप ऑफ पीपल का जरूरी है। क्योंकि कोई भी गाना, लोक संगीत किसी न किसी जनजाति से या तो जनगोष्ठी से शुरू हुए हैं। तो अगर उसका चर्चा करेंगे तभी जाके एक गाना का जो आइडेंटिटी है वो हम निकाल पाएंगे, नहीं तो वो गाना आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना सामनी होगा फिर। इसीलिए हमको जनजाति या जनगोष्ठी का देखना जरूरी है। कोई गाना हम सुनेंगे तो वो गाना कौन सा जनगोष्ठी का है, कौन सा जनजाति का है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक जगह में कई जनजाति बास करते करते वो जगह का ही गाना बन जाता है। वो भी है, जैसे कि आसाम में बिहू गाना सभी लोग गाते हैं,
बिहू कोई स्पेशली कोई निर्दिष्ट कोई जनजाति का नहीं है, वो एक फेस्टिवल है और धीरे-धीरे वहाँ सब लोग उसी को उसका एन्जॉय करते हैं, उसका कला को अपने गले में धारण करते हैं, डांस करते हैं। सेम थिंग तो एरिया के हिसाब से भी बनता है और जनजाति के हिसाब से भी कोई लोक संगीत बनते हैं। तो हम अगर एक गाना कौन-सा जनजाति का है, कौन-सा जनगोष्ठी का है वो देखें, तो हमें गाना का जब हम स्टडी करेंगे, उसका शोध करेंगे, धीरे-धीरे हम जाके ठीक पहुँच जाएँगे, वो गाना कहाँ से आए हैं। किनके पास था और किसके पास से हमारे पास पहुँचे हैं। तो ये जनजाति का एक जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण था। अभी ये जनजाति के हिसाब से हम एक गाना हम पेश करना चाहते हैं। उसका उदाहरण है कि गाना में ही वो छुपा हुआ है कि वहाँ के जो जनगोष्ठी और जनजाति है उसके बारे में। प्यारो सबै मान्छे यहाँ प्यारो दाजुभाइ, प्यारो बहिनी प्यारो नानी प्यारो मेरो दाइ, प्यारो यहाँ तिस्ता खोला प्यारो चिया बागान, प्यारो हाम्रो काञ्चनजङ्घा सिक्किमको पहिचान, प्यारो लेप्चा प्यारो भुटिया प्यारो नेपाली, प्यारो लिम्बू प्यारो मगर प्यारो गोर्खाली, दिल्ली घुम्यौ गुजरात घुम्यौ कोलकाता नगरा, दिल्ली घुम्यौ गुजरात घुम्यौ कोलकाता नगरा, सबलाई प्यारो सबलाई सुन्दर ग्याङ्टक सहरा, सबलाई सुन्दर सबलाई प्यारो ग्याङ्टक सहरा। इसमें ये जो लोक संगीत है इसमें देखिए कितना सुंदर यहाँ के जनजाति जनगोष्ठी के बारे में लिखा हुआ है। और भी कई गाने हैं जिसमें वो लिखा रहता है, तो वो पढ़ने से ही पता चलता है कि ये कहाँ का गाना है और कौन सा सम्मानीय जनगोष्ठी और जनजाति का गाना है। तो ये था दूसरा हमारा जो अंग यानी प्राण। अभी थर्ड 3 नंबर सोसाइटी। तो पहले जंगल से धीरे-धीरे लोग नदी के तीस्ता नदी के धार में जब यहाँ आए होंगे और ये कल्पना है हमारा और वहाँ धीरे-धीरे ऐसा जो गहरी खेत जो आप देख रहे हैं, गहरी खेत तैयार होता होगा, धीरे-धीरे बस्ती बढ़ता होगा, बस्ती बड़ा होता होगा, फैमिली बड़ा होता होगा, धीरे-धीरे गाँव एक बस्ती, बड़ा बस्ती बनता होगा। इसी तरह बस्ती बढ़ जाते हैं और एक सोसाइटी बनते हैं क्योंकि सोसाइटी में एक नियम श्रृंखला होते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं उसका बात सुनते हैं, उसके बाद जो बच्चे हैं उसके बाप के बात सुनते हैं। तो इस तरह नाना के बाद बाप सुनते हैं, बाप के बाद बेटा सुनते हैं। इस तरह एक फैमिली जो बड़े होते हैं उनका बात और जो गाँव बूढ़ा होते हैं, गाँव में पंचायत होते हैं, धीरे-धीरे इसका प्रशासन, अनुशासन सब मिलकर एक सोसाइटी बनते हैं और एक नियम श्रृंखला भी बनते हैं, जो नियम श्रृंखला धीरे-धीरे जो नई पीढ़ी है उनके पास पहुँच जाते हैं उसका मैसेज हमें क्या करना है। जो अगर किसी जगह में अगर जीवन में चलने के लिए कोई रुकावट आए तब वो उसके पिता को पूछते हैं, बाबा को पूछते हैं, फिर उसमें अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो नाना को पूछते हैं। इस तरह एक समाज धीरे-धीरे बन जाते हैं। तो ये समाज जो बने हैं उसमें कई चीज़ें होते हैं, जैसे उसमें गहरी खेत होते हैं, जैसे उसमें प्रेम होते हैं, प्यार होते हैं, सेपरेशन भी होते हैं और उसका दुःख, उसका अनुभूति भी होते हैं और एक शहर और गाँव से शहर कैसे बन जाते हैं, इसमें भी ये गाना में ये छुपा हुआ है। तो इसमें बोले हैं कि मेरो घर तो या होइना पूर्व सिक्किम गैंगटॉक। तो मतलब ये गैंगटॉक एक शहर बन गया, पहले बस्ती, सोसाइटी धीरे-धीरे जब और डेवलप होता रहा और उसके बाद धीरे-धीरे अर्बन एरिया बनता रहा। लेकिन रिमोट एरिया से रूरल जो एरिया है वो भी हमारे साथ में है। मतलब रिमोट एरिया जो हम पहुँचने में थोड़ा तकलीफ होते हैं और जो रूरल एरिया है, जो गाँव बस्ती है और अर्बन एरिया जो शहर के लोग हमारा एक ही है, लेकिन धीरे-धीरे डेवलप होता रहा और शहर में आता रहा। इस तरह का जो सोसाइटी हमें देखने को मिलते हैं और
वो सोसाइटी का जो अनुभूति है, सोसाइटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है और उसमें जो चर्चा होते हैं, उसमें जो एक जैसे कि एक समाज में फैमिली कैसे चलेगा, समाज के लोग कैसे चलेंगे, उसमें जो घटनाएँ होते हैं, घटते रहते हैं और वो घटना रिफ्लेक्ट्स होता है गाना में। उसका ये गाना मैं यहाँ उसका चर्चा करूँगा। गैरी खेतको मार्से धान छक्काला छुक्कुली के लाउली यो च्याङ्बाको कुरालाई सुने काकामा छोरा खेलाउने मेरो तो घर त या होइन पूर्व सिक्किम ग्याङ्टकमा मेरो तो घर त या होइन पूर्व सिक्किम ग्याङ्टकमा कान्छीले छोरो पाएदेखि जिन्दगी बितेला कि सन्तोकमा आप्पाले ले नि भन्दैछ आम्माले ले भन्दैछ यो च्याङ्बाको जौवन देख्दा तरुनीहरूकै हुँदैछ यो च्याङ्बाको यौवन देख्दा तरुनीहरूकै हुँदैछ यो च्याङ्बाको यौवन देख्दा तरुनीहरूकै हुँदैछ। इस तरह ये जो चैंगबा फिर यौवन ये जो वो जो पार्ट है वो सोसाइटी में वो डेवलप होते हैं। फिर तरुण हरुक्काई ये जो अप्पा अम्मा ये सब जो चीज़ें हैं सब सोसाइटी में निबद्ध है। क्योंकि सोसाइटी नहीं होता है तो अब्बा अम्मा का कोई मेंशन नहीं शायद नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये सोसाइटी के बारे में जो हम बात बोलना चाहते हैं इस गाने में पूरा पूरी इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ बोल रहे हैं कि मेरो तो घर या होइन पूर्व सिक्किम ग्याङ्टकमा, तो यहाँ भी एक एरिया के बाद बोले हैं कि गैंगटॉक, तो ये गाना गैंगटॉक से रिलेटेड है, मतलब सिक्किम पूर्व सिक्किम से रिलेटेड है ये माना जाता है और सिक्किम के सोसाइटी के साथ रिलेटेड है। गैरी खेत को मार्सी धान, तो एक खेती बाड़ी के बात बोल रहे हैं, तो इसीलिए कर्म जो है हमारा यहाँ के सिक्किम के जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनका जो अपना कर्म धर्म है सब गांव में बस्ती में है, ये सोसाइटी में है। तो इसका एक उदाहरण था। अभी नेक्स्ट आते हैं हमारा लैंग्वेज। एक लोकगीत के लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी न किसी भाषा में तो कोई गाना होगा। तो अगर गाना का चर्चा करेंगे, गाना का विश्लेषण करेंगे, कोई भी गाना का, किसी भी गाना का, लोकगीत का, तो लैंग्वेज आएगा उसमें, किसी न किसी लैंग्वेज का गाना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि धुन एक जनगोष्ठी एक धारा के है, या तो जनजाति या तो एक धारा के है, और लिरिक्स दूसरा धारा के है, वो भी हो सकता है। कभी कभी वो हम पहले बोले थे कि एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि एरिया से भी अंचल, एक जो आंचलिक जो एक ये है, मतलब अंचल जो है वहां से भी गाना निकल के आते हैं, तब जाके दोनों मिल जाते हैं, किसी एक का धुन और किसी एक का भाषा आ गया है। लेकिन अगर हम सही से उसका शोध करें, उसका अनुसंधान करें, तो एक भाषा को लेकर अगर आगे जाएंगे तो हम उनका आइडेंटिटी देख पाएंगे, वो कहाँ माने उसका वहां तक पहुंच पाएंगे, वो कहाँ से आया था। धीरे धीरे उसका धुन भी हमको मिलेगा। इस तरह लैंग्वेज का, सिक्किम में कई लैंग्वेज पहले से चालू है, किसी का स्क्रिप्ट है, किसी का स्क्रिप्ट नहीं है। कोई कोई लैंग्वेज है खाली बोलते हैं, कोई कोई लैंग्वेज है स्क्रिप्ट भी है, लिखा भी है, मतलब बोल भी सकते हैं। कोई कोई लैंग्वेज है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इसमें तो कई लैंग्वेज जो है उसमें से जो गाना जिस लैंग्वेज का है वो गाना उसी लैंग्वेज में ही अच्छा लगता है। तो ये इसीलिए लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी लोक संगीत में जो धारा के गाना है उसी धारा का जो मतलब धारक है, मतलब जो जनजाति या तो जनगोष्ठी, वही भाषा उसमें यूज होते हैं। तो इसमें एक उसमें एक गाना हम सुनाना चाहते हैं कि जैसे कि हम भाषा तो बोल दिए, लेकिन धरती में कोई बहुत चीज़ें ऐसे हैं कि भाषा का वहाँ कोई मायने नहीं होता है। जैसे जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तब एज हो जाते हैं, तब जाके हमको सही बोलने का ढंग खो जाते हैं, कम होने लगते हैं। सेम
ऑपोजिट में बच्चे जो हैं उसको भी भाषा का कोई ज्ञान नहीं है, भाषा का कोई धारणा नहीं है, भाषा से कोई मतलब भी नहीं है। वो सुर सुन के, धुन सुन के वो भाषा समझ लेते हैं, और जो माँ बाबा का एक्सप्रेशन होता है और एक्सप्रेशन से ही वो अपना भाषा ढूंढ लेते हैं। तो ये भी एक बात है, मतलब ये लैंग्वेज के बारे में जब हम बोले हैं, फॉन्ट के बारे में बोले, लैंग्वेज उसके आसपास में ये भी है कि बच्चे के लिए जो उनके लिए जो भाषा है वो भाषा कोई एक भाषा नहीं, वो जो भाषा समझते हैं, जो भाषा में उसको रिलैक्सेशन होते हैं, वो उसको आनंद मिलते हैं, वही भाषा उनका भाषा है। और जो भाषा में उनका नींद आते हैं वही भाषा उनका भाषा है। तो इसीलिए मैं एक लोरी सुनाना चाहता हूँ जो एक माँ का भाषा, भाषा कोई भी हो, लेकिन माँ जो बोलने लगती है तो बच्चे कौन सा भाषा में समझते हैं, वो भी एक लैंग्वेज का एक उदाहरण है। लई लई नानी लई लई, लई लई बाबू लई लई, लई लई नानी लई लई, लई लई बाबू लई लई, छिम्मा नानी छिम्मा, आओ लई 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 लई, छिम्मा नानी छिम्मा, आओ आओ लई लई, मेरो नानी रुँदैन, काखे बनी हुँदैन, लई लई सानो लई लई, लई लई बाबु लई लई, इस तरह जो लोकगीत का जो भाषा है एक बच्चे के लिए लोरी में जब लोरी के साथ जब गाते एक माँ, तो बच्चे के लिए भाषा का कोई बात नहीं है, उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसके लिए। वो जो धुन है और माँ गा रही है, माँ का जो एक्सप्रेशन है, नानी गा रही है तो नानी का जो एक्सप्रेशन है वही लैंग्वेज है। ये भी एक बात है। तो हम नेक्स्ट जाते हैं नेचुरल एलिमेंट। ये 10 प्राण या 10 अंग में एक अंग है। मैं एक बार फिर से जाता हूँ ऊपर। ये जो रीजन में जो हम देख रहे हैं कि नदी जो है, ये नदी हम तुलना कर सकते हैं एक शरीर के साथ। एक आदमी का जो शरीर है, नदी हमारा मेरुदंड है, मतलब बीच में जो रहते हैं। नदी के आसपास पे जो गांव बस्ती है, ये कल्चर है, हाँ, ये सब हमारा अंग है। तो ये हर एक बस्ती का, हर एक जिला का, हर एक जगह का, अंचल का अलग अलग अंग का अलग अलग काम होते हैं, सभी जरूरी है। और हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा अनुभूति है, और ये मतलब हमारा जो ये अंग सही सलामत रहे उसका एक मैसेज है मेरे तरफ से। लेकिन बाद में वही आता है कि कोई चीज़ फिक्स नहीं है। जैसे कि दूसरे जो धारा है, कई धारा है हमारे भारत में, संगीत का धारा हो, डांस का हो, सब धारा हम उसको जैसे है वैसे रखना चाहते हैं, उसका कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे फिल्मी सॉन्ग, उसको हम कैसे चेंज करें, जो जिसने गाए हैं वैसा ही है। लेकिन लोक धारा, हम सभी लोग जानते हैं लोक धारा का परिवर्तन होते हैं। ये एकमात्र एक धारा है जो परिवर्तन होते रहते हैं। क्यों परिवर्तन होते हैं? क्योंकि अपना जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ देखिए पेड़ पौधा, पंछी, फूल, फल, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है, और इसी का जिक्र गाना में होते हैं, है ना। और इसी से ही जैसे पेड़ पौधा से ही इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, हाँ, पंछी का पालक से इंस्ट्रूमेंट का कई जगह में डिजाइन करके लगाते हैं, उसको स्ट्रिंग ये बनाते हैं, तो चीजें बनाते हैं वाद्य यंत्र का। तो नेचुरल एलिमेंट्स जो है, ये नेचुरल एलिमेंट्स से ही जब हमारा लोक संगीत बनते हैं, लोक संगीत के अंदर में नेचुरल रिसोर्सेज है। कौन सा नेचुरल रिसोर्स है? जो इलाका का गाना है उसी इलाका का। जैसे सिक्किम का वाद्य यंत्र मैं बोला कि यहाँ का छैतान ऊँट चाहिए, काठ चाहिए एक मादल बनाने के लिए, हमारा टुंगना बनाने के लिए। तो
ये नेचुरल रिसोर्स धीरे धीरे जब अवेलेबिलिटी कम हो जाने लगते हैं, नहीं मिल पाते, जब अवेलेबल नहीं होते, तब जाके दूसरा चीज वो आ जाते हैं उसको उसका रिकवरी के लिए, पूरा करने के लिए, उसका जरूरत को पूरा करने के लिए। तो तब जाके साउंड चेंज हो जाता है, हाँ, उसका साउंड प्रोडक्शन चेंज हो जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, उसका जो क्या बोलते हैं सस्टेनिटी चेंज हो जाता है, फ्लेवर चेंज हो जाता है, तब जाके उसका इफेक्ट गाना में पड़ता है। क्योंकि जो लोकल इंस्ट्रूमेंट है वाद्य यंत्र, उसी से ही गाना बनते हैं, उसको बजा के गाना बनाते हैं। जैसे लेप्चा गाना में फिंगर जैसे तुंगना में रहेगा, उसी तरह ही वो फिंगर जैसे जैसे है उसी तरह ही गाना बनेगा। तो इस तरह तो वाद्य यंत्र चेंज हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट तो गाना में, गाना का जो धुन है, मेलोडिक स्ट्रक्चर है, उसमें तो पड़ेगा। इसी तरह चेंज भी होते रहते हैं। तो नेचुरल एलिमेंट देखिए, जो चीजें हैं नेचुरल एलिमेंट्स में वो सब हमारे लोक संगीत में छुपा हुआ है। तो लोक संगीत को अगर अच्छी तरह हम पढ़े, उसको, उसका जो कविता है उसको अगर पढ़े, उसमें देखेंगे, उसमें जो चीजें लिखा हुआ है उस इलाका का, वो अगर रहे तो वहाँ वो हमारा उस इलाका का गाना माना जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी हम इसके बारे में बोलेंगे, लाली गुरास बोलेंगे, तो लाली गुरास पता नहीं मुझे राजस्थान में लाली गुरास होता ही नहीं होता, लेकिन हम अगर राजस्थान का कोई गाना बनाएंगे, लोक संगीत बनाएंगे, उसमें अगर लाली गुरास डाल देंगे, सिंकी गुंदरुक डाल देंगे फूड, तो शायद राजस्थान का गाना नहीं बनेगा। उसी से पता चलेगा कि ये गाना वहाँ का नहीं है, सिक्किम का है। तो गाना जब बनाते हैं, हम जो कंपोजर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, उनको ये अलर्ट होना पड़ेगा कि हम कौन सा जगह का गाना बना रहे हैं, और उस जगह में जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसी से गाना बनेगा, तो गाना लोक संगीत वो सही रहेगा। दिन के दिन वो चेंज हो रहा है, तो नया नया जो एलिमेंट्स आएगा वो भी हम रख सकते हैं उसमें, लेकिन जो ओरिजिनली चीज यहाँ के हैं वो हम यहाँ रखेंगे। जैसे कि मादल है तो मादल के बाद बोलेंगे, जो भी है। तो नेचुरल एलिमेंट्स जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके आधार पर हम एक गाना, बहुत परिचित गाना हम गा रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल ही है। तो लाली गुरस जो फूल है उसी से उसका जिक्र है ये गाना में, इसीलिए गाना मैंने चुना। लाली गुरस बनई भरी मनई रमाइलो, तिमी पाए जिन्दगीमा दिन मनै रमाइलो। म त आको नौ डाँडा काटेर, कान्छी तिमीलाई मोटरमा राखेर मनको रहर, कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहर। ये डैनी डेङजोङपा का गीत है, उन्होंने खुद ही गाया है, बहुत मशहूर है। रातो रानी फुले झै साझामा, तिमी फुल्यौ कलेजी माझामा मनको रहरा, कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहारा, कान्छीलाई घुमाउने काठमाडौँ सहारा। इतना सुंदर गाना है। देखिए इसमें रातो रानी, फिर लाली गुरास, ये फूल का जिक्र है, मतलब नेचुरल एलिमेंट्स। इसीलिए ये गाना मैंने यहाँ उदाहरण के लिए रखा। हम जाते हैं नेक्स्ट, वो है आर्टिफैक्ट्स एंड फूड हैबिट्स। तो आर्टिफैक्ट्स मतलब जो हमारा किचन में, देखिए ऊपर छवि रखा हुआ है, किचन में जो चीज़ें यूज होते हैं, जो बर्तन वगैरह है, वो सब आर्टिफैक्ट्स। और हमारा माने डोमेस्टिक्स जो है, मतलब घर में जो खेती बाड़ी में जो घर में जो यूज होते हैं, झाड़ू पौधा, खेती बाड़ी में जो यूज होता है, खेती बाड़ी का जो अस्त्र शस्त्र है वो यूज होते हैं। और फूड्स जो यहाँ का सिंकी गुंदरुक किनेमा, ये सब चीज़ें सभी आर्टिफैक्ट्स एंड फूड हैबिट्स, ये सब गाना में रहते हैं। तो अगर सिंकी गुंदरुक किनेमा गाना में रहेगा तो हमको पता चलेगा ये सिक्किम का गाना है। तो दूसरे जगह में सेम थिंग, बंगाल में जाएंगे तो वहाँ दूसरा खाना है, तो वो खाना का जिक्र वहाँ रहेगा। असम में जाएंगे तो वहाँ दूसरा खाना है, वो खाना का जिक्र रहेगा। हम उड़ीसा में जाएंगे, हम आंध्रा में जाएंगे, हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो इडली डोसा का वहाँ जिक्र मिलेगा गाना में। सेम इसीलिए आर्टिफैक्ट्स एंड फूड हैबिट्स अगर गाना में होता है तो उसको पढ़ना पड़ेगा कि वो आर्टिफैक्ट्स और फूड हैबिट्स जो है, फूड जो है उसका क्या 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 नाम दिया हुआ है। अगर वो नाम, अगर जब गाना रचना होता है उस समय अगर गलती से अगर भारत के सिक्किम का हम गाना बनाएंगे, हम दूसरा जगह के कोई खाना का नाम यहाँ डाल देंगे, आर्टिफैक्ट्स का नाम डाल देंगे, तो शायद वो लोक संगीत नहीं बनेगा।
तो इसीलिए वो दूसरे जो जगह के हैं उस जगह का लोक संगीत में वो काम आएगा। तो सिक्किम में जो खाना है, फूड्स है, सिक्किम में जो आर्टिफैक्ट्स है, ये सब चीज़ें जैसे हंटिंग का, शिकार करने जाते हैं वो भी आर्टिफैक्ट्स में आएगा, चाषबास का, खेती बाड़ी का आएगा, किचन का आएगा और डोमेस्टिक्स का आएगा। तो ये सभी चीज़ें गाना में रहते हैं तो सही सलामत रहते हो तो गाना ठीक है। अगर इसमें अगर गड़बड़ी है, इसमें अगर दूसरा कोई जगह का हम खाना के नाम डाल दिए तो शायद वो लोक संगीत में थोड़ा सा असर पड़ेगा, मतलब प्योरिटी में असर पड़ सकता है। अभी एक गाना इसके लिए मैं चूज किया, जैसे यहाँ खोई खोई ना खुकुरी, ये खुकुरी के बारे में बोल रहे हैं, खुकुरी। तो ये एक आर्टिफैक्ट है, काटी दूला कुकुरी फुट मेरो साली बुथुरी हो भैन सुत्केरी, फिर ढेकी जातो ओकली मुस्ली कोइले होइना चुने। ये ढेकी बंगाल में भी मिलता है, जातो बंगाल में भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। ओकली मुस्ली बंगाल में भी मिलता है और उत्तर बंगाल में ओकली मुस्ली को छाम गाइन बोला जाता है। अब देखिए लंबा वाला जो पिक्चर है वो है। तो ये जो आर्टिफैक्ट्स है, ये आर्टिफैक्ट्स के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है लोक संगीत में। ढेकी जातो ओकली मुस्ली कोइले होइना चुने, एउटा छोरा पाउँदाखेरि धुरु धुरु रोने, खेताबारी मेला पाखा कोइले होइन जाने, सिन्की गुन्द्रुक किनेमा त कोइले होइन खाने। देखिए लास्ट में सिन्की गुन्द्रुक किनेमा ये बोले हैं। यही लोक संगीत है, यही लोक संगीत का सौंदर्य है, ब्यूटी है। तो हम जाते हैं नेक्स्ट, मेलोडी थीम एंड सिंगिंग स्टाइल। ये मेलोडी सिंगिंग स्टाइल, मेलोडी मतलब धुन, धुन में कोई सा अगर हम भारतीय शास्त्रीय संगीत के थ्रू हम अगर इसको देखेंगे तो थोड़ा सा उसका मेलोडिक स्ट्रक्चर के बारे में हमको जानकारी मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि शास्त्रीय संगीत के साथ इसका तुलना करें, लेकिन हमको तो जो गाना सीख रहे, जैसे कि कोई बहुत संगीतकार है, बहुत हमारे यहाँ स्टूडेंट है, छात्र है, या तो बहुत लोग हैं यहाँ, गायक है, कलाकार है, वो जो गाना सीखते हैं तो भारतीय शास्त्रीय संगीत ही सीखते हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो वो सारेगामा पाधानी से जो 7 नोट है उनको पहचानते हैं। तो उसी से अगर हम देखेंगे तो ये गाना जैसे राग भूपाली का जो चलन है, उस चलन का कुछ अंश कभी-कभी इसमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पूरा नहीं। तो इसको हम राग भूपाली के आधार पर नहीं बोल सकते, लेकिन हम पहचानने के लिए इसको हम उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। भूपाली में जैसे सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा, तो गाना इस तरह है, केको टालो मखमली टालो, ये बैतालिक है, ये सिंगिंग स्टाइल में आ रहा है, क्योंकि ताल में भी है, बैतालिक में भी है। तो सिक्किम का बहुत ही ऐसा लोक संगीत है जो ताल में भी है, बैतालिक में भी है, और उसमें बहुत मजा है, वो स्पेशलिटी है उसमें। केको टालो मखमली टालो, कोइली जस्तो सोल्टी निलाई कसले भन्छन् कालो, आहा पिरातीको जालो हो कि माकुराको जालो, म त कोही पराय होइन मेरी आमै तिम्रै दाइको सालो, खुट्टामा निल पर्यो पर्ला झ्याउरे म ननाची छोड्दिन। ये है सिंगिंग स्टाइल। इसमें अभी ताल आ गया, तिंग तना तिंग धुंग तना तिंग। ये मादल का जो छोटा मादल आप देख रहे हैं यहाँ, ये पश्चिमी मादल बोलते हैं, और बड़ा मादल को पूर्वेली मादल बोलते हैं। ये पश्चिमी मादल बजेगा, और ये इसका जो थीम है बियानी बियानी बोलते हैं। तो बियान बियानी का बातचीत होगी, छेड़छाड़ होगी, तो एक लाभ सॉन्ग है ये। तो थीम इस तरह है, सिंगिंग स्टाइल इस तरह है, और इसका जो मेलोडिक स्ट्रक्चर है वो हमारा भूपाली राग का कुछ अंश से मिलता है, सब नहीं मिलता है, लेकिन कुछ अंश इसका भूपाली राग का छाया इसमें दिखाई देते हैं। इसी से हम गाना का जो मेलोडिक स्ट्रक्चर जो है, उसका स्वर का जो माला है, वो हम पहचान पाएंगे। हम अभी आ रहे हैं रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स, डेटिस। तो कई तरह का फेस्टिवल्स यहाँ होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, और डेटिस देवता यहाँ के जो गॉड्स है, लोकल गॉड्स है, वो पूजा होते हैं। इस तरह का भी एक हम अंग हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। तो इसमें हमने चुना
एक मैरिज भी एक रिचुअल्स में आता है और उसमें कन्यादान एक पर्व होता है। कन्यादान का एक गाना हमने पसंद किया और हम सुनाना चाहते हैं आपको, कोशिश करते। अंजलि जलि जलि जलहुंती नारी, स्त्रियों का जन्म जाने देव मुरारी। भित्रबाट छम छम मेरी आमा आउना, भोक पेट फुका केश कन्यादान देउना। झुरको मुरको फलमयको तिनो खुट्टे हो दान, छोरी पाई कन्यादान गाई पाले गौदान। परेवाको भाले पोथी हाँसको डिम्मा, आजदेखि लायो बाबा परायोको जिम्मा। आजदेखि लायो बाबा परायोको जिम्मा। आजदेखि लायो बाबा परायोको जिम्मा। ये एक बेटी का गाना है जब वो शादी के बाद अपने दूसरे घर में जा रहे हैं और वो ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ सात भाई का बाबा सात भाई का रहने का जगह है इस घर में, इस छोटी घर में, लेकिन एक बेटी है आपका, उसका जगह नहीं है। तो ये थोड़ा दुख के साथ ये गाना गा रही है, लेकिन समाज है तो समाज में यही रिचुअल्स है, वो मानना पड़ता है। लेकिन एक लड़की के अंदर में जब विदाई लेते हैं पिताजी से, कन्यादान जब देते हैं पिता के मन में भी वही गाना होते हैं, गा नहीं पाते और बेटी के मन में भी वही गाना आता है। तो वो गाना जो अव्यक्त जो गाना है वो रिचुअल्स के माध्यम से बाहर आता है। तो एक लोकगीत में रिचुअल फेस्टिवल डेटिस ये बहुत जरूरी है और ये देखना जरूरी है रिचुअल्स क्या क्या है। तो सिक्किम का रिचुअल्स होगा तो सिक्किम का गाना में वही रिचुअल्स मिलेगा, तो वो देखना जरूरी है गाना के प्योरिटी के हिसाब से वो है या नहीं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक बहुत बड़ा बात है, मतलब महत्वपूर्ण है सबसे, क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमें यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्स से ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनता है और परिवर्तन भी होता है। तो नेचुरल वही इंस्ट्रूमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई करके वहाँ का ही लोकल कोई दूसरा कोई चीज़ से हम बना सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करके मेरा सलाह ये रहेगा कि दूसरे जगह के कोई इंस्ट्रूमेंट उस गाना में यूज ना करने के लिए कोशिश करें। अगर गाना बिगड़ जाए तो, अगर गाना अच्छा हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यहाँ का जो लोकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे डम्फू है, जैसे मादल है, उसको हम डेवलप करेंगे, उसका मॉडिफाई करेंगे, रिनोवेट करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा साउंड निकालेंगे, तो यहाँ का संस्कृति बच जाएगा और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बच जाएगा और इंस्ट्रूमेंट बजाने का जो कलाकार है उनका भी काम मिलेगा, वो भी बच जाएगा। और एक बात है, जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाला है, जो मैन्युफैक्चरर है, उनका भी काम मिलेगा, वो भी बच जाएगा और शॉप में आ जाएगा तो अवेलेबल हो जाएगा। तो जब बच्चे यहाँ के नए पीढ़ी जब जाएंगे इंस्ट्रूमेंट खरीदने, तब उनको दुकान में इंस्ट्रूमेंट शॉप में आसानी से मिल सकते हैं। तो डम्फू के एक इंस्ट्रूमेंट का हम गीत गाएंगे, इसलिए कि इंस्ट्रूमेंट का जिक्र गाना में होता है, लोक संगीत में होता है। नाच बाइचाङ तिमी डम्फुका तालैमा, नाच बाइचाङ तिमी डम्फुका तालैमा, माया तिमीलाई दो मलाई बिहे गर्छु आउने सालैमा, भो च्याङबा म त फास्दिन जालैमा, झुम टक झुम झुम, इस तरह बोलते हैं बोल, इस तरह बजते हैं। भो च्याङबा म त फास्दिन जालैमा, माया तिमीलाई देऊ मलाई बिहे गर्छौ आउने सालैमा। इस तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम गाना में आते हैं, लोक संगीत में आते हैं। तो लोक संगीत का प्योरिटी के लिए उस अंचल का, उस इलाका का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मादल का भी बहुत कई गाने हैं। और फाइनली हम एक गाना गा के हम आज का जो व्याख्यान है ये खत्म करना चाहते हैं, और वो है पूरे सिक्किम में
मेरा जो अनुभव है, अनुभूति है और यहाँ का जो सौंदर्य है, एक सिक्किम में लोक संगीत का जो प्रचार प्रसार, लोक संगीत का जो कला प्रसार कला, प्रचार कला का जो धारण और कला का जो प्रैक्टिस यहाँ होते हैं, हम देखते आ रहे हैं, उसका सब कंप्लीट लेके सिक्किम का ही एक अलग फ्लेवर है। कई जनजाति है, कई जनगोष्ठी है, कई भाषाएं हैं, कोई धुन है, कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन पूरे सिक्किम का लगता है कि एक ही धुन में चलते हैं। बहुत यहाँ के लोग बहुत धीरे बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं। इसका कई कारण है, वो हम कभी जिक्र करेंगे कि इसका यहाँ के लोगों का, बच्चे का जो हम जो देखते हैं, यहाँ के कलाकार का ज़्यादातर लोगों का वॉइस बहुत अच्छा होता है। क्यों होते हैं, क्यों इतना सुरीली होते हैं, वो हम जिक्र करेंगे। एक क्लू देते हैं कि हम जब गाड़ी में जाते हैं, देखते हैं सब लोग धीरे बोलते हैं, जल्दी जल्दी सोते हैं यहाँ के लोग, खाना बहुत सॉफ्ट खाते हैं, बोली सॉफ्ट बोलते हैं। तो उसी का ही एक रिफ्लेक्शन गाने में आता है। तो लास्ट एक हम एक गाना, मेरा ये 14 साल सिक्किम में कैसा रहा और अनुभूति क्या है यहाँ के लोक संगीत के बारे में, उसका आधार पर एक मैं गाना सुनाऊंगा। प्यारो ओखली, प्यारो मुस्लिम, प्यारो धरोहर, प्यारो बस्ती, प्यारो गांव, प्यारो हर शहर। हम ये दो तरह से बजाएंगे। ये जैसे कि यहाँ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट टूंगना है यहाँ, प्यारो ओखली, प्यारो मुस्लिम, प्यारो धरोहर, प्यारो बस्ती, प्यारो गांव, प्यारो हर शहर, प्यारो छांगी, प्यारो बालन, प्यारो मारुनी, प्यारो सीली, प्यारो चबरुम, प्यारो संगीनी। कश्मीर घूमे, शिमला घूमे, घूमे समुंदरा, कश्मीर घूमे, शिमला घूमे, घूमे समुंदरा, सबलाई सुंदर, सबलाई प्यारो, गैंगटॉक सहारा, सबलाई सुंदर, सबलाई प्यारो, गैंगटॉक सहारा, सबलाई सुंदर, सबलाई प्यारो, गैंगटॉक सहारा। ये आज का जो व्याख्यान था, इसमें सबको धन्यवाद देते हैं और हम चाहते कि आप मेरा समालोचना करें, आलोचना करें और जो मेरा जब व्याख्यान दिया था उस समय किसी जगह मेरे कोई किसी का कोई कहना है, गलती है, मैं सुधार लूँगा और आने वाले जब और अगली जो परफॉर्मेंस मेरा होगा या तो व्याख्यान होगा, उस समय हम उसको सुधार लेंगे, हम वादा करते हैं। लेकिन हम दिल से, हर दिल से हम चाहते हैं कि यहाँ का गाना बचे रहे, संरक्षण हो जाए और खाली शोध के लिए एलिमेंट ना बने। इसका जो चेहरा है, इसका सही जो चेहरा है, ये लोगों के पास आए और लोग जाने इसको। जैसे हम फिर से दोहराते हैं, जैसे माँ जन्म देते हैं तो माँ को सिर्फ हम स्टडी नहीं करते, हम जब बड़े हो जाते हैं, माँ का प्यार, माँ का जो भी एहसास, माँ का जो स्मेल है, उसको लेकर हम बड़े होते हैं। फिर हम माँ को, बाबा को हम सबके सामने लाते हैं और उसको दुनिया के साथ हम जुड़ते हैं और उसको पहचान करवाते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। सेम थिंग हम लोक संगीत से लेके और कई चीज़ें हम तैयार करेंगे, लेकिन लोक संगीत को हम बचा के रखेंगे। उसको कैसे बचाया जाए उसका हम चिंता करेंगे। नमस्कार सबको। मेरा व्याख्यान आज यहीं हम समाप्त करते हैं और आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय की बाध्यता नहीं होती तो आपको और हम सुनते। बहुत ही अनुभवी और बहुत ही जमीनी व्याख्यान रहा। आपकी प्रस्तुति में लगातार हमें इस बात का एहसास हो रहा था कि किस तरीके से आप संगीत के मार्फत अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। उत्तर बंगाल और सिक्किम की गंध आपके संगीत और आपके उदाहरणों के माध्यम से हम तक पहुंच रही थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे दर्शक जो लगातार 1 घंटे से आपको सुन रहे थे,
मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आपकी कुछ जिज्ञासाएं वगैरह हों तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, सर तक अपनी जिज्ञासा पहुंचा सकते हैं। तो स्वागत है। हम 2-3 जिज्ञासाएं दे सकते हैं, सवाल दे सकते हैं। एकदम। अच्छा, एक अजय जे हैं, उनका सवाल है, लेप्चा लोगों के गीत में प्रायः पक्षियों की आवाज हूबहू निकाली जाती है, उसके बारे में आपके विचार साझा कीजिए। हाँ, एक्चुअली लिप्चा जो जनजाति है वो उनका जो गाना है, उनका जो नाच का ढंग है, रहन सहन, उनका सब कुछ पंछी, पौधे, जानवर जो है, प्राणी जो है जंगल में जो होते हैं उनको नकल करते हैं। वो उनके साथ जुड़ा हो, वो उनको पड़ोसी मानते हैं, हैं? एकदम अपना पड़ोसी मानते हैं, उनको उनके साथ कोई हिंसा का संबंध नहीं रखते। लेकिन कोई अगर थोड़ा-सा इधर-उधर हो जाए अलग बात है, एक्सेप्शनल अलग है, लेकिन इसीलिए वो लोग पंछी को अनुसरण करते हैं। नदी का जो आवाज़ है उनको अनुसरण करते हैं। हाँ, कई जानवर का जो आवाज़ है उनको अनुसरण करते हैं और उसका गाना में वही रिफ्लेक्ट होते हैं। इसके साथ ही पिरखा खड़का डुअरसेरी जो इस क्षेत्र के कीपर काफी प्रसिद्ध चर्चित अध्येता है, उनकी एक जिज्ञासा है, अनुरोध है, हो सके तो बांग्ला राजवंशी तथा साद्री भाषाओं की गीतों की चर्चा करेंगे। यह तो लोरी या शिशु गीत है जिसे नन्हे मुन्ने को गीत भी कहा जाता है, जिसे गाने का सुर या लय विभिन्न भाषाओं में अलग अलग। आप ज़रूर, सवाल समझ पाए सर? मौका हाँ, मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। आगे अगर मौका मिलेगा इसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। जी। एक और प्रश्न है, वो स्क्रीन में लाएं प्रदीप सर। हुँ, ये रोशन प्रसाद जी का सवाल है। सवाल है कि प्रदीप सर तथा कंचनजंगा पत्रिका के संपादक मंडल, आपको मेरा अभिवादन। आप सबकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, इसलिए इस पत्रिका के माध्यम से सिक्किम संस्कृति के अनुच्छेद पर लोगों को अलग अलग विभिन्न भाषाओं का, अच्छा ये सवाल नहीं है, उन्होंने इस आयोजन की प्रशंसा की है। ममता दाहाल, कंचनजंगा पत्रिका के माध्यम से विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त करना न केवल ज्ञानवर्धन रहा है बल्कि पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं से हमें जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम भी। निश्चित रूप से, अच्छा ये भी प्रश्न नहीं है, ये अपने विचार। विनय कुमार पटेल जी, उत्तर बंगाल से आरंभ करते हुए पूरा उत्तर पूर्व लोक कलाओं लोक ज्ञान का भंडार है, इसे संरक्षित करने का व्यापक प्रयास हमें सांस्थानिक और व्यक्तिगत रूप से करना चाहिए। बिल्कुल सवाल सही है, मैंने सही बात। हुँ, सही बात। मुझे नहीं लगता इस तरह के कोई सवाल है। मेरी एक जिज्ञासा है, हालांकि देवराज छेत्री का, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू जयंत सर, कुड यू प्लीज briefly highlights the origins and history of lepcha instrument tumbuk। हाँ, ज़रूर करेंगे। तंबू के साथ टुंगना और दोतरा मैं जो बजाया, इसका भी तीनों का अगर कभी कभी हमको जगह मिले, बोलने का जगह मिला, हम ज़रूर करेंगे। थोड़ा स्टडी जी करके हम ज़रूर बताएँगे उसको। ये ज़रूरी है। जी तीनों देखने में एक है, लेकिन बजना का ढंग, फिंगरिंग और इसका जो स्ट्रिंग जो ट्यून करने का ढंग है ना, ये और स्ट्रिंग का क्वालिटी सब कुछ अलग ही है, वो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा जी। एक सलाह है सर मेरी एक क्वेश्चन। जिज्ञासा है, पूछूं मैं आपसे? बोलिए। जैन सर, हाँ। जैसे कि आप के व्याख्यान में लगातार आप ये बात कह रहे थे कि वाद्य यंत्र की अपनी एक सीमा होती है, माने एक क्षेत्र विशेष के वाद्य यंत्र होते हैं। हुँ, तो किसी हुँ, वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किसी दूसरे इलाके में किया जाए तो क्या उस वाद्य यंत्र को के संरक्षण या उसके समाप्त होने का खतरा नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल, हाँ, भारत में हाँ, ऐसे बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जो जिनका हुँ, ओरिजिन भारत में नहीं हुए, है ना? हुँ, तो हुँ, अब जब वो बाहर के किसी देश से भारत में आए तो क्या वो वैसे ही रहे जैसे कि वो थे वहां? तो उसकी हुँ। माने उनकी ओरिजिनलिटी उससे कहीं प्रभावित तो नहीं हुई? तो ये क्या लोक कला या लोक संगीत में भी उसका खतरा होता है? पहला जो क्वेश्चन था उसमें एक यंत्र अगर दूसरे जगह में बजेंगे उसमें उसका संरक्षण का कोई उसमें कोई
क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। तो पहले मैं मेरा उसमें क्वेश्चन है कि जो इंस्ट्रूमेंट हम मान लीजिए सिक्किम का इंस्ट्रूमेंट हम बंगाल में जाके बजा रहे हैं, बंगाल का कोई गाना में बजा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बंगाल का उस गाना में हम क्यों बजाए? वहाँ का इंस्ट्रूमेंट का क्या हुआ? पहला क्वेश्चन ये है, वो ढूँढना पड़ेगा। अगर वहाँ का इंस्ट्रूमेंट एक्सटिंक्ट हो गया तब अलग बात है। तो उसको पहले देखना होगा, है ना? दूसरा बात है कि हम बाहर का कोई इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सिक्किम का गाना में हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, गिटार यूज़ करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन गाना का जो भाव जो है, अनुभूति है, फीलिंग्स है, गाना में जो बोलना चाहते हैं, थीम जो है, वो खराब ना हो, उसका साउंड खराब ना हो। और वहाँ का जो मान लीजिए तामांग सेलो गाना में बजेगा, तो तामांग में डम्फू बजते हैं, तो डम्फू उसमें बजना चाहिए। डम्फू को चेंज करके हम अगर दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट उसमें तबला से गाना को कर दिया, तो वो ठीक नहीं है। हम डम्फू के साथ हम गिटार का हल्का सा फ्लेवर, हम अभी जैसे पहले तो गिटार नहीं था, कीबोर्ड नहीं था, हारमोनियम नहीं था, तो अब आ गए तो उसको हम इसी समय तो यूज़ कर ही सकते हैं। नहीं तो हम जो नई पीढ़ी है उनके पास हम पहुँच नहीं पाएँगे। ये भी एक लॉजिक है। हम अगर नई पीढ़ी के सामने पास नहीं पहुँच पाएँगे, तो गाना सुनेगा कौन? बिल्कुल, वही बिल्कुल। रह जाएगा। इसीलिए जी, ये जी। ये ज़रूरी है। खराब नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन यूज़ करने के ऊपर डिपेंड करता है। जो यूज़ कर रहा है वो किस तरह यूज़ कर रहा है। अगर मान लीजिए एक गाना में कीबोर्ड पीछे से यूज़ कर रहा है, थोड़ा-सा उसको सपोर्ट करने के लिए, ना करके कीबोर्ड अगर बहुत ज़ोर से बजाया जाए, उसका जो मेन इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए टुंगना मेन इंस्ट्रूमेंट, तंबक मेन इंस्ट्रूमेंट जो बोले अभी लेप्चा का, तो कीबोर्ड ज़्यादा हो गया, तंबक साउंड कम हो गया, तो गाना में इफ़ेक्ट पड़ेगा। नहीं, जैसे कि आप लगातार ये कह रहे थे कि क्षेत्र विशेष और समय के अनुसार कुछ वाद्य यंत्रों में कुछ नए प्रयोग हुए, मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन हाँ, मॉडिफिकेशन हुआ, एग्जैक्टली। तो तो ये ये जो तो जैसे कि मॉडिफिकेशन होने से, तो वो हाँ, जो धुन ओरिजिनल वाद्य यंत्र से जो धुन निकलती थी, तो मॉडिफिकेशन होने से तो वो खतरा बढ़ गया ना कि वो धुन नहीं निकलती है उस वाद्य यंत्र से। मेरा हाँ, ये प्रश्न है। जी। हाँ, हाँ। तो इसमें इसमें ये है कि हम तो इसको रोक नहीं सकते। लोक संगीत का जो परिवर्तन है उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज परिवर्तन हो रहा है। हुँ, प्राणी को मार के उसका अंदरा को काट के जो तार बनाते थे, तो प्राणी को हुँ, हम तो हुँ, मारने नहीं देंगे। अभी हम मार नहीं सकते, तो उसके बदले हमको दूसरा तार, तो हमको स्ट्रिंग तो लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो बनता है इंस्ट्रूमेंट, और रिसोर्स परिवर्तन होते हैं, चेंज होते हैं, तो इसीलिए वो भी परिवर्तन होने लगते हैं। हुँ, इसको तो हुँ। एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, हाँ, नहीं हाँ, हाँ। तो व्हाट्स फॉर नहीं हो देम। पाएगा। हुँ। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मत हुसैन आपसे एक सवाल कर रहे हैं, उनकी जिज्ञासा है कि सर, आपने रिचुअल्स की बात तो की, क्या लोकगीतों में कुछ एनाथेमिक्स आर्chetypes पे एक एग्जांपल ज़रूर साझा करें? ये क्या है? मैं समझा नहीं। अ, मैं समझ सर, नहीं पाया। आपने रिचुअल्स की बात तो की, क्या लोकगीतों में कुछ एनिमिस्टिक एथेमिक्स एथेमेटिक्स आर्chetypes पे एक एग्जांपल साझा करें? ये कुछ मुझे लगता है संगीत की कुछ शब्दावली हो सकती है। वो मुझे मैं देखूँगा इसको जी। बाद में उनको हम ये कर देंगे, उसको देख के। अच्छा, कंटेंट, अच्छा। ठीक है। हाँ, ठीक। ममता वर्तमान साचा, ठीक है। ये एक सवाल हम ले लेते हैं। वर्तमान समय में अपनी भावी पीढ़ी के लिए मन मस्तिष्क में सांस्कृतिक जागरूकता और पारंपरिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए किन प्रयासों की आवश्यकता है? हाँ, प्रयास वही है, जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट है ना यहाँ के, वाद्य यंत्र मूल आधार है लोक संगीत का। वाद्य जी। यंत्र को उसका वाद्य यंत्र का डेवलपमेंट करना होगा, उनका साउंड अच्छा करना होगा। देखिए, एक हम गाँव से एक मान लीजिए रंगपो में एक गोपाल गायने बोल के एक सिंगर माने परफॉर्मर है, वो सारंगी बजाते हैं। उनको लाके अगर हम स्टूडियो में लाएँगे ना, तो स्टूडियो का एक अलग एजुकेशन होते हैं। जैसे कि अच्छा से बजाना, उसका साउंड ठीक-ठाक से करना, वो उनको पता नहीं है। तो उनको वो शिक्षा देना होगा, तब जाके होगा। नहीं तो नई पीढ़ी को क्या करना होगा, ये जो सारंगी है, ये सारंगी को अच्छी तरह बनाना होगा, जो साउंड अच्छा निकले और माइक के सामने वो अच्छा बोले, आवाज़ अच्छा हो, रिकॉर्डिंग उसका अच्छा हो, और उसका एजुकेशन भी होना चाहिए। मान लीजिए एक कंपोज़र बोले हैं उम, टा 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 पा ऐसा बोले हैं, पा धा पा मा गा रे सा। तो उनको तो
या तो सुन के बजाना होगा डीटो, या तो उसको सरगम पकड़ना होगा, उनको एडुकेशन लेना होगा, पारा पामा गारे तब जाके बजा पाएंगे ना। वो भी जरूरी है, एडुकेशन का भी जरूरी है। तो डेवलपमेंट, जो लोग वाद्य का डेवलपमेंट, रेनोवेशन, या तो उसका क्या बोलेंगे, उसका मॉडिफिकेशन, उसके साथ साथ एडुकेशन भी चाहिए, तब जाके जी वो दूसरे जो सब्जेक्ट धारा है उसके साथ हम काम कर पाएंगे। क्योंकि बिल्कुल मान लीजिए पांच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एक लोक संगीत का इंस्ट्रूमेंट है और बाकी दूसरे हैं जो स्टूडियो का बात जानते हैं, पहचानते हैं, उसका कंपोजिंग स्टाइल एक नहीं पहचानते, तो वो उसके साथ नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो एजुकेशन भी जरूरी है। जी जी जी। मुझे लगता है कि हमें सवाल लेने में यही विराम लगाना चाहिए, क्योंकि रात बहुत ठीक है, अधिक हो गई है। ठीक है हमारे जी। बीच हमारे साथ डॉक्टर जयंत कुमार बर्मन जी थे। सर ने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखी, और सबसे खासियत आज के इस व्याख्यान की ये थी कि सर अपनी बात को अपने सांगीतिक प्रस्तुतियों के द्वारा उसे उदाहरण स्वरूप पेश कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि कंचनजंगा समूह पत्रिका के आयोजनों में सबसे अनोखा एक तरह का व्याख्यान था। सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ऐतिहासिक, बहुत समाजशास्त्रीय तरीकों से और तुलनात्मक तरीके से आप अपने विचार प्रस्तुत किए। बहुत समृद्ध हुए हम सब संगीत और सिक्किम को की जो सांगीतिक विरासत है उसको जानने में एक कई सूत्र आपने अ, हमें दिया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लगातार ये जो आपने जो बातें हमसे साझा की हैं, इस पर हम विचार करेंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी 10 प्राण की भूमिका संबंधी विषय विषय पर लगातार विचार करे। मुझे लगता है कि इस पे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी इस पर काम करेगी और इस पे विचार करेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जयंत सर। और मैं इस धन्यवाद। समूह के संस्थापक, कंचनजंगा पत्रिका के अगुवा, इसके संस्थापक डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी सर के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण आयोजन आज अ, आयोजित किया। मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।